Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is rate constant, ठीक है, रेट इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। बस टॉपिक्स हमने बेसिकली चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि उनमें ये सब चीज़ें इन टॉपिक्स में वो पुरानी चीज़ों के फैक्ट्स बेटा थोड़े से काम आते हैं और आपको पता होने चाहिए, ठीक है, मतलब उनकी एक सिस्टमेटिक नॉलेज। चलो तो देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग हमने किससे करी थी बेटा? केमिकल काइनेटिक्स में होता है क्या, चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो? तो याद करो, आपने यही पढ़ा था। वहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हो, रेट की मैकेनिज्म पढ़ते हो, मतलब रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हो, रिएक्शन का रेट पढ़ते हो कि पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आता है और प्रोडक्ट किस हिसाब से बनते हैं पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना। तो चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इन ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल वी कैन से। ओके, चलिए बेटा, उसके बाद आपने देखो टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े, जिसमें आपने वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, वेरी स्लो और एक मॉडरेट रिएक्शंस। क्लियर? फिर हमने टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़े बेटा, रेट के टाइप पढ़े। पहले तो रिएक्शन के टाइप हुए, अब आए रेट के टाइप, जिसमें आपने पढ़ा एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, याद आया? तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या था? एक इंस्टेंट टाइम पर जो कंसेंट्रेशन है बेटा, है ना, उसमें जो आपका चाहिए, मतलब 15 से 15 मिनट पे क्या कंसेंट्रेशन है, इजेट स्टार्टिंग में कितनी थी भाई, क्लियर है पॉइंट? तो इंस्टेंट, और एक टाइम इंटरवल पे, मतलब 5th और 10th मिनट के बीच में क्या रेट है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। याद आ गया आपको बेटा? यहाँ से हमने रेट एक्सप्रेशन भी कराया था, है ना, कि भाई देखो जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कितने टाइम में कितने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हुई और उसी टाइम पीरियड में कितने प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बनी। तो हमने उसको एक्टिव मास की टर्म में बेटा आपको याद करो, है ना, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी तो माइनस से करते थे, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और उसमें क्या होता था, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। याद आ गया आपको बेटा? तो हमने इस तरीके से वहां रेट एक्सप्रेशन, तो रेट एक्सप्रेशन भी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करता है बेटा। याद है भाई, रेट एक्सप्रेशन करता है क्या है? याद करो, हमने एक हेडिंग लिखा था, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक क्या है बेटा? जनरल एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या चीज होती है बेटा? आप ही बताओ कि कोई भी काम जब हो रहा है वो एक्सप्रेस करना कि किस तरीके से हो रहा है, तो रेट एक्सप्रेशन आपको ये बताता है। क्लियर पॉइंट? फिर हमने उस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। अब देखिए, हम उसी से आगे बढ़ते हैं बेटा, कि हमारे पास आता है कि डिपेंडेंसी ऑफ द रेट कंसेंट्रेशन, है ना, जो आप क्या करो, इसके साथ हमने एक चीज और कराई थी आपको इसके बाद, कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें आप याद करिए, सबसे पहले आपके पास क्या आया था? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। याद आ गया कि रिएक्टेंट्स के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वगैरह होंगे, याद? क्लियर? मैं पूरा डिफाइन नहीं कर रहा, आपको मेन पॉइंट्स पे लेता हूँ। तो सबसे पहले आपका आया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, याद है? फिर एक उसमें टॉपिक था आपका बेटा टेम्परेचर पे बेस्ड होना, जैसे सनलाइट की फोटोकेमिकल एनर्जी दी, आपने हीट किया। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से कई सारे, सरफेस एरिया एक फैक्टर था। उसी में बेटा एक टॉपिक था हमारा कंसंट्रेशन के चेंज करने पर, ठीक है नी, कि अगर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाता है बेटा? ज्यादा हो जाता है। याद आया? तो वही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लेके चल रहे हैं, उसी पे कुछ चीजें हैं, उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, देखो, डिपेंडेंस ऑफ रेट, है ना, रेट की डिपेंडेंसी ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर रेट की डिपेंडेंसी को आज पढ़ेंगे। तो बेटा इसको जो डिफाइन किया गया, याद करिए, जो +1 में आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन था, याद करिए। क्लियर है पॉइंट? मैं कुछ आपको मतलब चीज बता देता हूँ साइड में, तो आप उससे समझ पाएंगे कि हमारे पास क्या था। याद करिए, +1 में जो हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है, मान लीजिए ये A क्या है, रिएक्टेंट है, ये उसके मोल्स हैं, ठीक है ना, जो आपने मोल्स लिए। ये B क्या है, स्मॉल b, मतलब कैपिटल B एक रिएक्टेंट है और B उसके मोल्स है, स्टोइकियोमेट्री। याद करो, हमने एक वो भी कराया था, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करो इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री, ठीक है बेटा। तो हमारे पास C.C प्लस आपके पास क्या बन गया, D.D। याद करिए, इसमें हमने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, जैसे ये क्या है हमारे पास, क्या है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये क्या है, एक बैकवर्ड रिएक्शन। याद आया? वो मैंने एक डेरिवेशन भी कराया था। तो अब मैं वो अलग अलग ना करके सीधे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ, है ना, कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या करा। तो यह सबसे पहले जो रेट पे जाइए, क्योंकि मेन आप रेट से ही समझ जाएंगे, ठीक है, वही चीज यहाँ लगेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ आगे चलेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, कि जैसे हमने क्या करा, देखो उसमें एक टॉपिक आता है रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, रेट फॉर
फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है बेटा, मतलब जब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट देते हैं, और बैकवर्ड क्या होती है, जब प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पे याद करिए हम क्या करते हैं कि जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो हमारा पहला रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास और जो आगे कंसंट्रेशन होती है वो उसकी पावर बन जाती है, याद है आपको, इनटू आपके पास क्या है दूसरा रिएक्टेंट, उसका एक्टिव मास और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर। और हम क्या करते हैं कि इसको हटाएंगे तो आपको क्या दे देंगे, कांस्टेंट दे देंगे। क्लियर है, ये क्या रहता है आपका रेट कांस्टेंट, तो स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्लियर है, रेट ऑफ मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KF का मीनिंग क्या हो गया, आप समझ में आ गया आपको बेटा। तो A डॉट A और आपके पास क्या हो गया B डॉट B, इस साइड से एक रिएक्शन बनी थी। फिर हमने यही सेम काम किसके लिए, रेट, ये तो हो गया रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से हम कर सकते हैं रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो वो क्या बन गया, KB RB है ना, रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू KB, मतलब रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब देखो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स में। लेकिन भाई रिएक्शन तो इस तरीके से फॉरवर्ड हो रही है ना, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम कौन कर रहे हैं, ये दोनों। भले ही ओवरऑल रिएक्शन में तो बेटा ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, लेकिन अगर हम केवल बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन में तो ये C और D क्या है बेटा, एज ए रिएक्टेंट है, ये क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, A और B में। तो ओनली फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन C एंड D वर्क एज ए रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर। ओवरऑल में बेटा क्या है, प्रोडक्ट। ये बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं +1 का ये जो डेरिवेशन है इसीलिए दोबारा बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि यही अब आगे यूज में आएगा कई क्वेश्चंस में, कई टॉपिक्स में। ठीक है बेटा, तो हमारे पास अब इसके लिए तो बेटा C क्या हो गया, एज ए रिएक्टेंट हो गया, इसकी कंसेंट्रेशन ये आ गया, इनटू आपके पास दूसरा क्या है, कैपिटल D और इसकी पावर D, तो ये बना। तो ये रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ये रेट फॉर बैकवर्ड। और लॉ ऑफ मास, तो आपने एक चीज देखी बेटा, मतलब मुझे, और फिर हम क्या करते हैं, वो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम पर हम आपके पास क्या कंडीशन होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। तो आप क्या करते हो, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हो, KF बराबर A डॉट A B डॉट B इक्वल टू ये KB बन गया आपके पास C टू द पावर C और D टू द पावर बेटा क्या बन गया आपका D। अब आप इनको वो करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके क्या आ जाएगा, KF अपॉन KB, जिसको हमने बड़ा के ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC बोला। ठीक है नहीं, अब आज तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास C टू द पावर C और D टू द पावर D है ना, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास A टू द पावर A और B टू द पावर बेटा B। तो इस तरीके से ये हमारा एक डेरिवेशन बन के आ गया किसका, है ना, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इतनी बात समझ में आई। खैर ये तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन अब मैं मेन जो पॉइंट है बेटा, वो जो जिस मेन पॉइंट पे मुझे फोकस होना है, वो किस पॉइंट पे फोकस होना है, वो थोड़ा आप देखिए बेटा ध्यान से, वो क्या चीज है। तो वो हमारे पास पॉइंट ये है कि आपने देखा जब हम रिएक्शन का रेट बता रहे हैं, जैसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बता रहे हैं, तो जो रेट की डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल रिएक्टेंट्स पर है, उसके एक्टिव मास पर है, उसके जो मोलर कंसंट्रेशन है बेटा उस पर है, प्रोडक्ट का उसमें कोई रोल नहीं है। भाई देखो ये A और B मिलकर C और D दे रहे हैं, रिएक्शन पूरी यहां से यहां तक है ना, केवल फॉरवर्ड की बात करता हूं। ठीक, बैकवर्ड में क्या है, C और D दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा A और B में। तो जब हमने बैकवर्ड रिएक्शन का रेट B निकाला, तब भी बैकवर्ड रिएक्शन के टाइम पे रिएक्टेंट कौन है, C और D। तो रेट केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है। अच्छा आप ही बताओ बेटा, सिंपल सी चीज है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट ही नहीं हो, जो रिएक्शन की शुरुआत है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की शुरुआत तो बेटा तभी होगी ना जब रिएक्टेंट की आपकी जो कंपोजिशन है उसमें चेंज आना स्टार्ट होगा। तो आप ही बताओ, रिएक्शन का जो रेट तो हम तब डिफाइन कर, अच्छा मेन कौन बनेगा, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट तो तब बनेंगे ना जब रिएक्टेंट चेंज होगा। रिएक्टेंट अगर चेंज ही नहीं हो तो कहां से प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा ना। रिएक्टेंट की कंपोजिशन के चेंज होने में ही तो प्रोडक्ट बनता है। तो आप मेजर कौन हुआ, आप ही बताओ। तो किसी भी रिएक्शन का अगर आप रेट बताओगे तो उसमें मेजर कौन है, रिएक्टेंट का चेंज होना कि प्रोडक्ट का बनना। तो रिएक्टेंट का चेंज होने पर ही तो प्रोडक्ट बनता है, आगे समझ में। तो इसी तरीके से बेटा ये चीजें जब +1 में आती है तो आपको बताया जाता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड किस पे करता है आपके बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। तभी तो देखो प्रोडक्ट का जो हमारा टॉपिक जो है वो यही तो है, डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑन द कंसंट्रेशन। क्लियर है पॉइंट।
तो जो भी रिएक्शन का रेट आपको बताना है तो उस रेट की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे होती है, कंसंट्रेशंस पर होती है बेटा। अगर और किसके, रिएक्टेंट्स, बेसिकली किसके, रिएक्टेंट्स के। अगर रिएक्टेंट में ही चेंज नहीं आए बेटा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो वही चीज होती है कि हमारे पास रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, कि आपके जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के, मतलब एक्टिव मास, ये एक है वो एक्टिव मास और उसके लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट है, ये एक है, ये तो टोटल मोल्स हैं, तो हमने ए का एक्टिव मास लिया और उसका आगे जो कॉफिशिएंट है उसको पावर बना दिया, लेकिन ये तो टोटल मोल्स हो गए ना। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से ये रेट आपका होता है। तो आप बेटा इसी वे से आप यहाँ पे भी इस इक्वेशन में, आप मान लो हमारी जो भी रिएक्शंस हैं, तो अभी तो देखो हमने रिएक्शन में रिएक्टेंट्स तो लिखे हैं, उनकी कंसंट्रेशन मोल्स लिखे हैं कि उस रिएक्शन में भाई कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है उसके स्मॉल ए मोल्स काम आए, ठीक है ना, बी के हमारे बी आए और सी के सी आए, हमने मोल्स तो लिखे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो बेटा। लेकिन हमने उनके प्रोडक्ट क्या बने हमने उस पर किया ही नहीं, क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करेगा, वो तो रिएक्टेंट और उनकी कंसंट्रेशन पे बेसिकली डिपेंड करेगा ना। तो अगर मैं अब इसी बेसिस पर है ना इसके रेट को डिफाइन करूं तो आप ही बताओ मुझे क्या बनेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना ए का एक्टिव मास की पावर स्मॉल ए इनटू आपके पास क्या है सेकंड रिएक्टेंट बी और बी का एक्टिव मास की पावर स्मॉल बी है ना, सी के एक्टिव मास की पावर स्मॉल सी। और जब मैं रेट को हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट दूंगा बेटा के, है ना, और वो आपका क्या बन जाएगा ए बी टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर सी। तो ये आपकी चीज बन के आई बेटा। क्लियर है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर हमें रेट निकालना है, अब आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होगे बेटा कि अभी जो हमने रेट एक्सप्रेशन कराया था, याद करिए रेट एक्सप्रेशन जब कराते तो हम क्या लिखते थे, वहां भी यही आता था आर इक्वल टू रिएक्टेंट है तो माइनस आगे जो कॉफिशिएंट है 1/a डेल्टा ए का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बी क्या कर देते -1/b है ना, डेल्टा बी का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी ये कर देते। वहां तो प्रोडक्ट भी हम लेते थे, याद करो, यहाँ तो केवल हमने रिएक्टेंट ही लिया है और वहां तो हम प्रोडक्ट भी लेते थे, याद करो, वहां तो पूरा जब बनता था, याद आ गया आपको। तो इन दोनों में वहां भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन आया, चेंजेस क्या है एक्चुअली बेटा, ये जो रेट एक्सप्रेशन है, याद करो हमने वहां लिखा था जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये रेट को एक्सप्रेस कर रहा है कि पर यूनिट टाइम में किस हिसाब से कंसंट्रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में एक चेंज आ रहा है और किस हिसाब से उसी टाइम पीरियड में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बढ़ रही है, वो कम हो रही है वो बढ़ रही है। तो रेट को एक्सप्रेस किया जा रहा है और यहां क्या है बेटा, आप रेट की वैल्यू बता रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। यहां किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करेंगे आप, वैल्यूज वहां भी निकली थी लेकिन वो एक्सप्रेशन की टर्म में निकली थी, हमने न्यूमेरिकल्स कराए थे आपको याद हो बेटा, तो वैल्यूज वहां भी आई थी लेकिन वो क्या है उस टर्म्स में आई थी। तो एक इन दोनों में अंतर समझना बेटा, अभी क्वेश्चन आए तो वो रेट एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि वो बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है ना, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन तो दोनों तरफ ही आएगा, मतलब इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन पूछ रहा है या इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट, जैसे है ना देखो डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑन कंसंट्रेशन, तो वो रेट पूछ रहा है एक्सप्रेशन की टर्म में या रेट ऑफ द रिएक्शन बेटा पूछ रहा है इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन की टर्म में जब भी आपसे वो पूछे बेटा तब आप ये लगाओगे। क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास इस तरीके से देखो ये चीज है। अब अगर हमें बेटा रेट कांस्टेंट, अब हमारा पॉइंट मेरे समझ में है बेटा आपको कि ये टॉपिक है क्या, इसीलिए देखो बेटा हमने वही था कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये पहले भी बना चुके हैं, पहले अलग अलग ग्राफ बनाए थे दोनों बताते हुए, याद करो है ना, अब की बार एक बना दिया, एक ही ग्राफ में दोनों चीजें हैं। भाई प्रोडक्ट शुरू में 0 होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, रिएक्टेंट शुरू में मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज है। अब हम दोबारा, अब हमें रेट कांस्टेंट की बात करनी है। देखो रेट को वेलोसिटी, रेट क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये एक वेलोसिटी भी होता है ना, देखो वेलोसिटी को हम बोलते हैं कितनी डिस्टेंस कवर करी आपने पर यूनिट टाइम में, तो वो रेट कांस्टेंट बोलो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, है ना, और इसका एक नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये बेटा तीनों एक ही बात होती है, मतलब हमें इसकी वैल्यूज पे बात करना है। ठीक है, तो आप ही बताओ, हमें अगर इसके बारे में बताना हो तो हम क्या करेंगे, हम सबकी कंसंट्रेशन 1 लेंगे, मतलब हमारे पास जो भी वो है, क्लियर, जो भी सब्सटेंस है हमने उन सबको क्या ले लें, उनकी वैल्यूज 1 ले लें, है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चीज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, आपके पास R इक्वल टू के में कन्वर्ट हो गया, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, अगर हम समझ में गया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट है ना इज यूनिटी, अगर वो क्या हो जाए बेटा 1 हो जाए, क्लियर,
अगर आपकी सबकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाए 1 हो जाए तो हमारे पास क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं भाई, इन सबकी कंसेंट्रेशन ही 1 हो गई तो R बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा बेटा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम तो उस टाइम बता सकते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है कि जब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं अगर हम उनकी कंसेंट्रेशन को 1 ले लें तो उस टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होगा वही रेट कांस्टेंट के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये आया। अब इसको लेकिन ये क्या है, जो रेट कांस्टेंट होता है बेटा किसी भी रिएक्शन का वो एक गिवन टेम्परेचर पर होता है। याद करो, आप जानते हो बेटा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जब काइनेटिक एनर्जी बेटा बढ़ती है तो उनका मूवमेंट बढ़ता है ना, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो उससे उनके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्जन के जो रेट होगा वो भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये सब चीजें हम किस पे करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज या द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड, है ना, एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब कहने का किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में जो डिफाइन करते हैं वो कब करते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन टू यूनिटी। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, और सारे रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शंस के इक्वल होती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे पास क्या जाएगा। और आपको यूनिट भी बतानी हो तो आप रेट की यूनिट जानते हो क्या होते हैं, है ना। रेट बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगे पॉइंट समझ बेटा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात आती है, देखो किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है, क्लियर है पॉइंट। जैसे हमने याद करो रेट ऑफ रिएक्शन पे कराया था, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, इस टॉपिक से पहले। ठीक है, देखो ये इस वाले टॉपिक में जो मुझे लगता है सबसे कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट आता है बेटा, वो केवल इतना ही आता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि यहां भी रेट ऑफ रिएक्शन बताया गया, यहां पर केवल रिएक्टेंट्स लिए और उनके एक्टिव मास की पावर ली। क्लियर, ठीक है। और लास्ट वीडियोस में भी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया गया लेकिन वो एक्सप्रेशन की टर्म में था, वो -1/A, समझ में। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि देखो जब रेट एक्सप्रेस करना होता है, रेट का एक्सप्रेशन देना होता है, तो हम किसी भी टर्म में बता सकते हैं, रिएक्टेंट की टर्म में, प्रोडक्ट की, और उसे बताने का तरीका अलग है। लेकिन अगर हमें जब किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करना हो, बताना हो, तो उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पर बताना हो। अब यहां हमने बाकी फैक्टर्स हटा दिए, कंसंट्रेशन के बेसिस पर अगर हमें उसे बताना है तो हम किस हिसाब से लेंगे, तो हमारे पास क्या है बेटा, जब हम रिएक्शन के रेट को डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन के बेसिस पर, तब हम ये जो +1 वाला जो आपके पास रेट का डेफिनेशन रहती है, समझ में। तो देखो प्रोडक्ट तो तभी बनेंगे ना जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा और रिएक्टेंट के कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का बनना डिपेंड किस पे है, रिएक्टेंट और उसकी कंसंट्रेशन पे बेटा। तो तब हम ये वाली चीजें देते। तो आप न्यूमेरिकल आए तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसको याद रखना। अब हमारा इसी में एक टॉपिक था, ये तो हो गया डिपेंडेंसी। अब इस पर रेट कांस्टेंट था के। तो बेटा देखो याद करो, हम जब कभी फैराडे वगैरह इक्विलिब्रियम, उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करा था, हमें फैराडे की वैल्यू निकालनी थी तो हम क्या करते थे, 1 एम्पीयर की करंट 1 सेकंड तक पास करते थे ना, तो कितना चार्ज फ्लो करा, तभी तो 1 फैराडे की वैल्यू आई। तो वही समझिए, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है तो हमने जो रिएक्टेंट थे और उनकी जो कंसंट्रेशन थी उनको 1 रखा और एक फिक्स टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो R बराबर के हो गया। अब बात आती है इस रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या है। जैसे पहले हमने पढ़ाया था आपको फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, अब पढ़ा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट के। आगे रेट कांस्टेंट को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो ध्यान से सुनना जरा, आप पहले की तरह ही है। क्लियर, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला पॉइंट यहीं से दिख रहा है कि R और K बेटा देखो क्या है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ K, अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो फास्टर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा तो हमारे पास क्या हो गया, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी R की वैल्यू भी बेटा उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है पॉइंट, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं बेटा। अगला देखो क्या है, डिफरेंट रिएक्शंस हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। मतलब कहने का ये बेटा, जैसे हमारे पास A कोई रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है और C रिएक्टेंट है और उनके क्या कंसंट्रेशंस हैं, तो इस रिएक्शन का अपना एक K की वैल्यू निकल के आएगी। अब मान लो मैं A फॉर एग्जाम्पल मान लो A नाइट्रोजन है, B हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अगर मैं नाइट्रोजन की जगह अब यहाँ पे सल्फर ले लूं, है ना, हाइड्रोजन की जगह कुछ और कार्बन ले लूं, तो हमारे जब रिएक्शन ही बदल गई,
है ना, तो हमारे पास रिएक्शन, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी। मतलब कहने का ईच एंड एवरी, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, जैसे मान लो N2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, NO2 बनाता है, N2 प्लस H2 मिलके अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। क्लियर है पॉइंट। तो जब जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। चलो मैं सिमिलर पे भी ले लूं, जैसे H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, H2O2 भी बनाता है, और H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, वाटर भी बनाता है। ये तो सेम रिएक्टेंट है, लेकिन इनसे बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो वहां पे दोनों रिएक्शंस का अपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अलग। क्योंकि आप देखो वाटर बनाते टाइम 2H2 प्लस O2 काम आता है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल काम आता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए क्या होता है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल काम आता है। तो रिएक्टेंट सेम रहे बट उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर की वैल्यू ज्यादा तो के की वैल्यू ज्यादा, या रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो उस रिएक्शन का रेट भी ज्यादा। पहला। दूसरा पॉइंट, ईच एंड एवरी रिएक्शन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। आगे, और ये किस पे होती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो रेट कांस्टेंट और आर की वैल्यू में बदलाव आएगा उसी रिएक्शन के लिए। ठीक है बेटा। चलो इसके बाद क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ के डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये के की जो यूनिट होती है, जैसे अभी मैंने बताया रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो आपको मैंने रेट के बराबर कर दिया था, याद करिए। अभी मैंने बोला ना यूनिट ऑफ के पे हम जाते हैं, है ना, यूनिट ऑफ के। तो के बराबर क्या है, आर, और आर क्या होती है, मोल। आर की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ये के की यूनिट आई, लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा यही रहे, ये भी बदल जाती है। वो कैसे बदलती है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बदलने पे रेट कांस्टेंट के की यूनिट बदलती है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हमारा अगला टॉपिक बनेगा अभी। ठीक है, चाहे इस वीडियो में आए या नेक्स्ट वीडियो में आए। क्लियर है पॉइंट। तो कहने का रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है के, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट। चलो जी। तो और देखो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास क्या, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कहने का ये, जैसे आपने बेटा हमें N2 प्लस H2 मिलके, मतलब पॉइंट समझे, पहले रिपीट कर रहा हूं पॉइंट और फिर उसका एग्जांपल। जैसे हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, मतलब रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। अब वो देखो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास, हमें पता है N2 प्लस H2 मिलके अमोनिया बनाता है, क्या रिएक्शन होती है ना। जैसे हमारे पास N2 प्लस 3H2 इक्वल टू क्या होता है, 2NH3 होता है। अब मान लो मैंने आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स इसके लिए और 10 मॉलिक्यूल्स ही इसके लिए। अब जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, 1 by 1 होगी ना, कि मतलब शुरुआत में 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो इसका 1 खत्म हो जाएगा और इसके 3 खत्म हो जाएंगे, फिर इसका 1 और होगा, इसके 3 और होंगे। क्लियर। हमारे पास तो अब इस तो 2 अमोनिया के यहाँ पे 2 अमोनिया बन जाएंगे, यहाँ पे 4 अमोनिया हो जाएंगे भाई, 2 और। समझ में आ गया नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर इसकी जगह आप 100 ले लोगे तो यहाँ रिएक्शन का रेट तो इतनी चीजों पे आ गया ना, फिर तो ये सेम रिपीट कर रहा है, 3 और कर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 अमोनिया का फॉर्मेशन और हो जाएगा। तो जो हमारे रिएक्शन पे एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन तो ये है ना, इसमें नाइट्रोजन का 1 कंसेंट्रेशन काम है, हाइड्रोजन के 3 आई और 2 अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो लगाएंगे इसमें हम जो मोलर कंसेंट्रेशन N2 की पावर 1 हो जाएगी, H2 की पावर 3 हो जाएगी। याद आया, मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अब मैं इसकी जगह 10 की जगह 100 ले लूं और इसके भी 100 ले लूं बेटा, तो कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी। लेकिन यार ये बताओ बच्चों मुझे कि ये तो कंसेंट्रेशन जो है उसके जो चेंज होने का तरीका तो वही रहेगा, चाहे हमने दोनों के 10-10 मॉलिक्यूल्स लिए तब भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इस पे रेट आ जाएगा। तो पॉइंट समझ रहे हो। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो इस पे डिपेंड कर रही है ना। अब चाहे यहाँ पे आप 10 से शुरुआत करो, चाहे 100 से करो, चाहे 1000 से करो। समझ में आया। तो जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू होती है वो एक जो मिनिमम बैलेंस्ड इक्वेशन होती है बेटा, वो तो उस पर डिपेंड कर जाती है। इनकी कंसेंट्रेशन तो उसी हिसाब से, तो वो थोड़ी कंसेंट्रेशन बदलेगी लेकिन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू नहीं बदलेगी। समझ में आया बेटा आपको। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या हुआ, एक ये टॉपिक हुआ मेन। क्लियर है पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये इस तरीके से हमारा हुआ, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आज का जो हमारा एक मेन टॉपिक था पहले बेटा, वो कवर हुआ आपका। क्लियर है। चलो अब हम इसके बाद लेते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, वो मतलब वैसे तो है रेट इक्वेशन,
रेट लॉ और रेट इक्वेशन। चलो तो ऐसा करते हैं, इसको अगले उसमें लेते हैं, ठीक है नहीं। रेट लॉ, क्योंकि इसे रेट लॉ और रेट इक्वेशन से जुड़ा हुआ क्या है इसमें, रेट लॉ में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी पॉइंट है, क्लियर है नहीं, और वो कंट्राडिक्टरी पॉइंट ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लगता है। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ ही लिए जाएंगे, मतलब रेट इक्वेशंस, रेट लॉ, या फिर आपका वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इनको साथ ही पढ़ाया जाता है। तो एक ही वीडियो में लूंगा, तो इसलिए चलो ये क्लियर हुआ पॉइंट। अभी इतने पे लेते हैं, तो हमारे पास ये हुआ। चलो तो नेक्स्ट में लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक्स, इसको आप कवर करें। ओके, थैंक यू।